बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 अप्रैल साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। आगाज़ करें खबरों का। खबरों का आगाज़ करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर डिजिटल बैंकों के लाइसेंस के इजरा का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में 20 दरख्वास्तें आई हैं डिजिटल बैंक के लिए। अच्छा जी, ठीक है। और ये इसका अगर हम थोड़ा सा पस मंज़र जान लें तो इसका कोई एक ही ऑफिस होता है पूरे मुल्क के अंदर, बाकी ये सारा ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे ये जो है ना यार, जैज़ कैश। जी जी। जैज़ कैश एक डिजिटल बैंक के तौर पे जिसे कहना चाहिए वो ऑपरेट कर सकता है, वो लाइसेंस मिल जाएगा उसको। अच्छा। अब जैज़ कैश की क्या मजबूरी है कि अगर आपने जैज़ कैश से बिल जमा करवाना है तो आप जैज़ कैश से बिल किसी बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे, या ठीक है, ठीक हो गया ना। लेकिन मेरा ख्याल कंपनी के नाम पे भी डायरेक्ट पैसे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर जायज़ कैश को कोई बैंक खड़ा करना पड़ता। कोई इस तरह की गल है, मैं गलत आर्गूमेंट कर गया। लेकिन बहरहाल वो बहुत सारी बैंकिंग की उसके पास नहीं है। जायज़ कैश बैंक हो गया है कि नहीं? बैंक है, बैंक इजी पैसे वालों का भी बैंक है, इजी पैसे वालों का भी तामीर बैंक है, एक तामीर बैंक है, और इनके बैंक का भी कोई नाम है। इस तरह और भी जो है ना, जैसे अपना है कि ना है डॉलर ईस्ट वाले ए भी कोई डिजिटल बैंक का लाइसेंस ले लेंगे। बहरहाल उसके लिए जिस तरह है जायज़ कैश खड़ा किया उन्होंने, इजी पैसा खड़ा किया, इस तरह का आप किसी कंपनी के बगैर, इनके बैकएंड के ऊपर तो ये कंपनियां थी ना, हाँ, फुल फ्लेज बैंक था, फुल फ्लेज टेलीकॉम की कंपनियां थी, अरबों रुपए का जिनका टर्नओवर था, हैं। तो आप कह रहे हैं वो कंपनी के बगैर भी खड़ा हो सकेगा? वो उसके बगैर आप इंडिविजुअली अगर डिजिटल बैंक का लाइसेंस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। 20 दरख्वास्तें डल गई हैं उसके अंदर। इसका एक पहलू तो ये है कि चले अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर पाकिस्तान जा रहा है। दूसरा पहलू ये है कि पीटीआई हुकूमत जाते जाते अपने लोगों को नवाजने लगी है। मतलब लाइसेंस पे हुए थे अभी 1.5-2 अरब की दिहाड़ी तो है ना? बिल्कुल है। ठीक है। तो 20 लोगों से उन्होंने दरख्वास्तें वसूल कर ली हैं। अच्छी खबर है, पाकिस्तान डिजिटल इरा के अंदर एंटर होने लगा है। ये तो हो गई पॉजिटिव खबर। आज ही शुरू करो। हैं? नेगेटिव खबर एडीबी की, हाँ जी, एशियाई तरक्याती बैंक की ये है कि माली साल 2022 के अंदर पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट 4% या उससे कम रहेगी। और इसकी वजूहात उन्होंने बताई हैं कि अपना हाई ऑयल प्राइसेस और रशिया यूक्रेन की जंग और अफराते ज़र जो कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो 11% से ऊपर रहेगा। ये 3 वजूहात मेन निकाल के एशियाई तरक्याती बैंक ने बताई हैं। माइक आपके हवाले। स्टॉक मार्केट बताएं पर। जी, स्टॉक मार्केट का भी बताता हूँ। एशिया तरक्याती बैंक ने महंगाई के हवाले से अपना बिलखसूस कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। मैं 11% अफराते ज़र का दास्तां 11% तो उतरेगी, डबल डिजिट से ऊपर रहेगी। इसका मतलब क्या होता है? सुख नहीं आना, लोगों के रगड़े ही निकल जाएंगे। जी, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। 1250 पॉइंट जब मार्केट गिरी थी, उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 पॉजिटिव सेशन लगे। अगरचे 1250 पॉइंट की मंदी तो नहीं रिकवर हो पाई, लेकिन दोनों सेशन बहरहाल पॉजिटिव रहे। और एक अच्छी बात यह भी है कि मार्केट 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से इस वक्त ऊपर मौजूद है। लेकिन वो जो 1250 पॉइंट थे वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाए पूरे। ठीक है। और 44,111 पे आज जो है वेडनेसडे को मार्केट क्लोज हुई है। और ज़ाहिर ट्रेडिंग आवर्स भी अब लिमिटेड हो गए हैं। बिल्कुल सही, रमज़ान की वजह से। अच्छा, डॉलर की आपने कीमत मुलाहिज़ा फरमाई?
186 भी टप गया। जी आज इंटर बैंक में 186 रुपये 12 पैसे तक वो जा पहुंचा है। और अपना अल्लाह आपका भला करे कि 190 की आवाज़ लग गई है कि 190 तक हुकूमत ने या मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक ने जाने देना है, उससे पहले नहीं रोकना इसको। 200 की आवाज़ें लगी हैं, 220 की आवाज़ लगी हुई है। हाँ। लेकिन मैं कहना नहीं लेकिन आप ईमानदारी चेक करें, जिस वक्त जनाब इमरान खान साहब तशरीफ लाए तो कहते हैं डॉलर तो 175 का होना चाहिए और 185 पे करके गया है। यार आप काम चेक करें यार, उसने 10 साल के लिए वो लाया गया था, उसने 10 साल वाला काम 3 साल में निपटा दिया यार। तो इसको एफिशिएंसी देखे ना उसकी। और उसने पहले दिन 175 की बात की थी और वो जुबान का पक्का निकला। जुबान का पक्का निकला। मलिक बोस्तान भी यही कह रहे हैं कि और कोई काम उन्हें कीता होवे या ना कीता होवे, ए काम उन्हें पूरा कीता ही। जी ये एक्सचेंज कंपनियों के जो प्रेसिडेंट हैं बोस्तान साहब, वो भी कहते हैं कि ये मजीद गिरेगा। ठीक है जी। यूएई ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर कर्ज वापसी मौखर कर दी। हाँ, वो ये परसों कल की खबर थी कि उसने कहा जी अच्छा फिर ले लांगे। हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ इलेक्शन का दौरा शुरू हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन जनाब ओगरा ने जो है वो कहा है कि डीज़ल इस वक्त 213 रुपये होना चाहिए और पेट्रोल 205 रुपये होना चाहिए। सही कहता है, बिल्कुल ठीक है। और जिस कीमत पे आप दे रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। वो जो सर्कुलर डेट है उसमें इजाफा होगा। ठीक है जी, ये उन्होंने कह दिया है। बहुत बड़ा, मेरा ख्याल 33 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा हो गया है। ठीक है जी, आगे चलो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सहूलत अकाउंट के नाम से सिंपलेस्ट अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। यार ये तो पहले भी एग्जिस्ट करता था। सिर्फ CNIC पे खुल जाता था। हाँ अच्छा, अब सिर्फ CNIC पे खुलेगा जी, और 8 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी होना जरूरी है। 8 लाख जी जी, स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट जो है जी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो किसके पास खोलेंगे हम? सीधा CDC के पास खुलेगा। नहीं, मेरी गाल CDC तो खोल ही नहीं सकता उसकी। एक्सचेंज पे खुलेगा ना, और शेयर CDC के पास होंगे। नहीं यार, वो ट्रेडिंग ऑनली जो बिजनेस मेंबर्स होंगे ना, उनसे उनके ज़रिए खोला जाएगा और वो CDC के पास खुलवाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि सोर्स कौन सा है। ये CDC और नेशनल क्लियरिंग और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है जिसके पास ट्रेडिंग ऑनली मेंबर्स जो हैं वो जाके तो खोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। और जब उनका अकाउंट खुल जाएगा तो वो मेंबर और ये वाली कंपनी जो होगी वो डायरेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी। ये मेंबर्स जो हैं, ये जो अकाउंट खुलवाएंगे ले जाके, कमीशन इनको मिलेगा। ट्रेडिंग का कमीशन इनको मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट। और ये उसको सर्विसेज भी देंगे, उसके रिसर्च ये खरीद लो, ये बेच दो, ये सारा कुछ उसको एडवाइस भी करेंगे। लेकिन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की अपनी ही कंपनी होगी। एक कंपनी बनाई है, 3 पार्टनर है उसके अंदर, जो मैंने बता दिया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल क्लियरिंग और CDC, ये तीनों पार्टनर है। अच्छा जी, ठीक है, समझ लग गई? बिल्कुल ठीक है। तो क्लियरिंग ये करवाया करेंगे जो वीकली होती है। ठीक है, और फ़ायदा भला क्या होगा नॉन ट्रेडिंग मेंबर्स को? ना उनके ऊपर SEC का छापा पड़ेगा, ना ऑडिट पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ट्रेडिंग की फैसिलिटी दे रहे होंगे। सिर्फ ट्रेडिंग की फैसिलिटी दे रहे होंगे। ब्रोकर भी इसको ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंटों को सहूलत। ब्रोकर की बात ही कर रहा हूँ जी, ब्रोकर, लाइसेंस्ड ब्रोकर जो है, लाइसेंस्ड ब्रोकर्स हैं। लेकिन ब्रोकर की भी फिर 2 टर्में आ जाएंगी ना। एक वो जो खुद क्लियरिंग और सेटलमेंट भी करवाएंगे। ये वाले जो होंगे इनकी क्लियरिंग और सेटलमेंट वो कंपनी करवाएगी, वो मेंबर नहीं करवाएगा। अच्छा जी। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों ये ज़्यादा सिक्योर लगता है ये सहूलत वाला। हाँ ठीक है ना, आराम से स्टूडेंट भी ओपन कर सकते हैं अकाउंट। लेकिन 8 लाख स्टूडेंट को लाएगा कितों? यार दादाजी मेरी बात सुने, हम निकल आए ना खुदा का वास्ता उस चीज से। आपके दौर में ना 20,000 से अकाउंट खुल जाता था। आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में, वो वक्त गुजर गया है। वो वक्त गुजर गया। अब नहीं खुलता 1-2 लाख वाली बात रह नहीं गई। हाँ, सही गल है। ठीक है, हमने बड़ा लोगों को उस वक्त कहा था कि खोल लो, लोगों ने नहीं खोले तो फिर ऐसे की करिए। हमसे तो जो हो सका वो हमने किया ना जी। उस वक्त हमने स्टॉक अपना प्रेस क्लब वाले दिनों, स्टॉक लाहौर चैम्बर वाले दिनों की बात कर रहा हूँ यार। वैसे यार जितने लोगों को हमने घेर के स्टॉक मार्केट में लाया है, स्टॉक मार्केट में कोई बंदे का पुत्र बैठा हो तो हमें अवार्ड दे। वैसे ही सही बात है।
ठीक है ना। लेकिन वो हमें गालियां देते हैं। क्यों भला? हम उनके हाथों लुटने से लोगों को बचाते हैं। इन्हें बच जाओ इन्हें को। हम जब उनके हाथों से लोगों को लुटने से बचाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। जी, मुश्ताक गुमन ने खबर यहाँ पे ये फाइल की है यार कि मुश्ताक गुमन मेरा यार है। अच्छा, आप मुश्ताक गुमन साहब कहा कर। दादा जी नाम तो नाम भी लगे। मेरा मतलब वड्डे अफसर ने चीफ रिपोर्टर तुम ही उत्ते अच्छा, लगे गुमन हुए साहब ने यार। जो है ना, गुमन साहब कहा गुमन करें। साहब माजरत, वो फरमाते हैं इस खबर के मुताबिक कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो दीगर शोबा है ज़िंदगी की तरह सी पैक को भी मुतासिर कर रही है। जी बिल्कुल करनी चाहिए उसको। वैसे सीपैस रह कि ना गया गुमन साहब। लो जी, हुकूमत जो है वो रीबेस कर दिया उसने इकॉनमी को, जिससे इकॉनमी का साइज़ उन्होंने 63 ट्रिलियन रुपीज़ कर दिया। 63 बल्कि 64 ट्रिलियन रुपीज़, 64 ट्रिलियन रुपीज़ उन्होंने कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम कीड़े निकालेंगे इसमें से, लेकिन फ़िलहाल ख़बर हमने आपको सुना दी है। निकाल लेते हैं, ये कौन सा मसला नहीं 63 ट्रिलियन रुपीज़ उन्होंने कर दिया, रीबेस किया है। मेरा ख्याल है कि जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे पहला काम ये होगा, ये फिगर की फजिंग हो रही है, उसके लिए सबसे पहला काम ये होगा कि वो इकॉनमी का एक्चुअल साइज़ जो है वो आपको बताए। हाँ जी। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि इसहाक डार के दौर में जो जीडीपी था वो 344 बिलियन डॉलर का था। जी जी जी। वहाँ से गिरा और गिर के 278, और वर्ल्ड बैंक की फैक्ट, वो जो सीआईए की फैक्ट बुक है उसके मुताबिक 250 बिलियन तक भी हो गया। जी। दादाजी ये फरमाते रहे इन 4 सालों में कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत वाली सतह पर चीज़ें रिस्टोर हो जाए तो बड़ी बात होगी। 64 ट्रिलियन का मतलब 344 बिलियन डॉलर ही बनता है। डार साहब सलाम अलैकुम। जीडीपी उधर ही आ गई, उत्थे ही आ गई जी, पहुंची वहीं पे खाक, जिथे छड़ के गए सन जनाब इसहाक डार साहब, उत्थे ही वहाँ आ पहुंच गई। गई ठीक है अगर इसको एक्चुअल मान लिया जाए तो। जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। आपने कभी डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी थी? हैं? कभी उल्टी है डार? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लड़ाई है हर जगह लड़ाई। एक दफ़ा लाहौर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में, और एक दफ़ा पी ब्लॉक जो है अपना इस्लामाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यार मैं छोड़ दिया, मैं कहना नहीं यार। डार साहब ही सोचते होंगे, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो फिर 4 साल सुथरी हुई ना आपके मैं इकॉनमी का मतीउल्लाह जान होता था यार। साथ? आज उसने क्या किया देखा? लड़ाई डाल के बैठ गया। नहीं लड़ाई नहीं उसने डाली भाईजान, वो पीछा करता ही। उसने एक बंदे का पीछा किया जिसका नाम है फैसल वाउडा। ना आज फैसल वाउडा MNA है, ना ना सेनेटर है, ना कोई एडवाइजर है, ना मिनिस्टर है। ठीक है। मेहनत लग गई है उसकी 4 साल, लेकिन बंदे का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो पीछे लग गया जे दे। मेरा तो हासा ही नहीं रुकन दिया यार। हाँ। अच्छा जी, स्टील पाकिस्तान जो है वो यार इंडिया ने रूस से, इंडिया की कोई कंपनी है उसने रूस से ना तेल की दरामद जो है अच्छी कंसाइनमेंट बुक की है। ये बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर छापी हुई है। ठीक है, कितने गया? हाँ, इंडिया की BPCL, ठीक है, ये मैं पढ़ लूँ ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। रिफाइनर्स इन इंडिया have snapped up Russian oil through spot deals since Ukraine invasion, taking advantage of deep discount. उनको रूस जो था ना वो बड़े डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा था, क्योंकि रूस का जो तेल था उसकी दरामद के ऊपर अमेरिका में ला दी थी पाबंदी। वो बंदा जो है ना, वो लू साहब जो हैं, जिसका हम हवाला दे के तो इस वक्त पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाते फिर रहे हैं कि उसने धमकी लगाई थी। अच्छा, हालांकि वो उसकी स्टेटमेंट आ गई है कि उसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि हम उसे कैसे इंगेज करते हैं। जब उससे सेनेट में ये सवाल पूछा गया, अब तो सबके सामने आ गया ना, जब उससे सेनेट में सवाल पूछा गया तो उसने कहा हाँ हमें इस बात पर तशवीश है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रूस के दौरे पर गए हैं, लेकिन हम देखेंगे। और वो इंडिया के दौरे पे आया और अमेरिका ने इंडिया से कहा कि जी आप हमारे साथ हैं कि रूस के साथ हैं। इंडिया ने कहा जी सानू सस्ती चीज़ लभन रही असीं लवांगे। ठीक, अब उसके बाद अमेरिका इंडिया के साथ अपने तल्लुकात में नज़रसानी करता है नहीं करता है, ये इंडिया और रूस का आपस का मामला है। दोनों एक दूसरे को वेट करेंगे। अमेरिका देखेगा कि क्या खित्ते के अंदर दीगर मफादात के लिए मुझे इंडिया की ज़रूरत है, तो मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दूँ। भाईन तुसी पूरा एटम बम बना गए सो इस काम के पीछे। जी जी, भाई अमेरिका को पता था कि हम एटम बम बना रहे हैं, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करता था क्योंकि खित्ते में उसको हमारी ज़रूरत पड़ जाती थी। फिर वो सर्टिफिकेट भी दे देता था कि नहीं पाकिस्तान एटम बम नहीं बना रहा।
ठीक है, हर साल उसका प्रेसिडेंट आपको 1989 तक, जब तक कि रूस चला नहीं गया अफगानिस्तान से, तब तक वो लाइसेंस देता रहा, ठीक है, और हर साल एनओसी देता था और फिर अमेरिका से हमें पैसे मिलते थे, लभते थे, ठीक हो गए जी। तो अब इंडिया की भी ज़रूरत पड़ गई है अब अमेरिका को, तो इंडिया उनके साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मुकेगा और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें आधी कीमत के ऊपर तेल अगर मिल रहा है रूस से तो हम क्यों ना लें। ठीक हो गया जी, सही है, यहाँ तक ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। डाटा आया ना, डाटा मैं रोज देखता हूँ, डाटा नहीं है दिसंबर के बाद स्टेट का। बैंक ऑफ पाकिस्तान दिसंबर के बाद का डाटा नहीं दे रहा, लेकिन एस्टिमेटेड जो डाटा है वो 54,000 अरब रुपया है, ऑल इंटरनल एक्सटर्नल एंड प्राइवेट डेट डाल के पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त टोटल जो है वो है, अल्लाह आपका भला करे, कर्ज लाइबिलिटी वो है कितनी, 54,000 अरब रुपया। अच्छा जब ये, अच्छा अगर हम कहें कि जी प्राइवेट डेट निकाल दें तो ये बनती है तकरीबन 47,000 अरब रुपया, ठीक है। अब बात यहाँ पे गौर से सुननी है तुमने, जी जी, और उछल के कुर्सी से नहीं गिरना। तो जब जनाब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त हुकूमती और निजी शोबे का अगर उसमें से डेट निकाल दें, निजी शोबे का निकाल दें, तो उस वक्त सरकारी शोबे का जो कर्ज था अंदरूनी और बैरूनी, अब गौर से सुने मेरी बात, सरकारी शोबे का जो कर्ज था अंदरूनी और बैरूनी वो था 23,000 अरब रुपए। कितना? 23,000 अरब रुपए। 23,000 अरब रुपए। और जिस दिन ये हुकूमत ख़त्म हुई है उस दिन था 47,000 अरब रुपया। कितना हुआ? 23 से 47, डबल तकरीबन, डबल से ज्यादा। जी जी, डबल से ज्यादा हो गया। प्राइवेट सेक्टर का जो कर्ज था वो वही 6,000 अरब रुपए के ऊपर साकन रहा, यानी प्राइवेट सेक्टर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उसको बाहर से कर्ज उठाना पड़ता, यानी कि कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाई ऐसा काल ने, ज़ाहिर है कहाँ लगती है। लेकिन इन 3 सालों के अंदर महात्मा ने कर्ज जो था वो 23,000 अरब रुपए से बढ़ा के 47,000 अरब रुपए कर दिया, सरकारी कर्जा अंदरूनी और बैरूनी डाल के। गल्लां तुहानू कौन दसेगा दादे ताला बात? नहीं, अब दुरुस्त नहीं कह रहे। क्यों? प्राइवेट से शोबे का निकाल के जो अब 47,000 अरब कह रहे हैं, दिसंबर की क्लोजिंग, दिसंबर तक हुकूमत थी या नहीं? जी 51,724 अरब रुपए। नहीं प्राइवेट वो दादाजी नहीं, प्राइवेट नहीं है इसमें, प्राइवेट है, डाटा इसमें प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट इसके अलावा है। वो डालेंगे तो 57,000 तक जाएगा ये। यस, तू इस तो भी ज्यादा जी, जी, यानी जी। डबल से भी ज्यादा हो ऐसे ही गया, है, ऐसे। 2.5 गुना हो गया। चलें जी 2.5 गुना, अगर इसकी बात मान, मेरी जो कल रात की स्टडी थी उसके मुताबिक तो था 47,000 अरब रुपया, और इसकी डाल लें तो फिर 51,000 अरब रुपया हो गया। कितों कटी? कल मैं भी इतों ही लभदा फिरे। जी जी, यहाँ पे मैंने भी खबर खोली हुई थी हाँ, कि ऑल टाइम हाई लग गया। किदी खबर सी? आपको भी ढूंढ के देता हूँ खबर, किधर गई खबर? एक तो ये खबर नहीं मिलती, ये देखें, केड़ा अखबार? बी रिकॉर्डर। बी रिकॉर्डर रिपोर्ट है जी। ये तो लगता अरशद साहब ने आप खबर दी, क्योंकि अरशद साहब की बाईलाइन नहीं ना हो सकती। ये बड़े जुबैरी साहब का असूल है कि मेरे बच्चे अगर खबर देंगे भी तो उनकी बाईलाइन नहीं छपेगी। ठीक है, लेकिन यार रवायत पसंद फैमिली है, अभी तक वो बड़े जुबैरी साहब जो रवायत कायम करके गए, खाकसार को एजाज़ हासिल है बड़े जुबैरी साहब के साथ काम करने का, बल्कि उनके अंडर यार साथ क्या वो चीफ एडिटर इन चीफ असी छोटे रिपोर्टर। 51,724 अरब। लेकिन सर आप इस बात पे जुबैरी साहब ने कुछ रवायात रखी हुई थी। जो रिपोर्टर बेस्ट परफॉर्मर होता था ना, लाहौर कराची इस्लामाबाद 3 स्टेशन हुआ करते थे, उसको जुबैरी साहब साल के बाद ना एक लेटर भेजते थे और कहते थे कि आपके काम की वजह से अदारे की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। खाकसार को मैंने मेरा ख्याल 7 साल काम किया वहाँ पे, 6 साल किया। 3 साल खाकसार को जुबैरी साहब के हाथ का साइन किया हुआ वो लेटर आया है, पढ़ा हुआ मेरे पास अभी भी, वो तीनों पढ़े हुए हैं। क्या बात है, क्या नफीस आदमी थे यार, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। टाइम खत्म हो गया, हैं बस करें। मैं अपनी यादां ताज़ा करना, टाइम ही ख़त्म हो जाता। तो खैर जनाब ये है जी, ये बेड़ा गर्क हुआ है
यानी कि अगर कोई हम देखें तो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा लेकिन उसके बावजूद भी 3 सालों के अंदर पाकिस्तान का मजमूई कर्जा मेरे ख्याल में डबल से ज़्यादा हो गया, इसके ख्याल में 2.5 गुना हो गया जी। ठीक है। और अगर मार्च तक का डाटा आ गया तो फिर कोई पता नहीं पटाखा ही वजन है पटाखा ही वजन। मेरा सवाल पहले दिन से वही है, हाँ हांडी हांडी किधर गई? नहीं तेरा नहीं है, नासिर मदनी साहब का सवाल है कि हांडी केड़ा कुत्ता चट गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर अभी भी तुम्हें पता नहीं चला कि वो कौन चट गया? नहीं भाई मुझे पंजाब हुकूमत के सरकारी त्यारे में फरत खान उर्फ फरा भट्ट उर्फ गोगी जो है, गोगी गुजर, उसको जनाब भिजवाया गया दुबई में, तो अभी भी तुम्हें पता नहीं चला कि कोई हांडी केड़ा कुत्ता चाट गया। ये कर्जा डबल हो गया, एक सड़क नहीं बनी 4 साल में, जो गड़ा था सड़क पे वो चौड़ा ही होता गया। गोगी के पिंड जाके वेख की कुछ बन गई उत्थे। ठीक है, ले सामने कराम आज के लिए इतना ही। गोगी का जिक्र इसलिए आया, फाइनेंशियल मैटर है। हाँ, रुपए पैसे का मसला है। रुपए पैसे का मसला है। मेरा ख्याल अगर आप मेरा व्लॉग देखते रहे हों तो सबसे पहले खाक साहब ने इट मारी थी गोगी को कि पैसे पड़न नहीं जी, ठीक है, और वो फिर नस गई है जी। तो देखो की होता है, इंटरपोल भी किसी चीज़ का नाम होता है। अल्लाह करे कोई हुकूमत आए तो इंटरपोल पे जाए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकॉनमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।